बिजली, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी ना जाना। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो। मैं इस अंडे का अपने चुगनू से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अच्छा बिजली, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मुझे आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहते हुए बादल का बा भोजन की खोज में निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जुगनू का बा भी खेलने के लिए चला जाता है। बादल जी भोजन ढूंढने चले गए और जुगनू भी खेलने चला गया। अब मैं अकेली बैठकर यहाँ क्या करूँगी? हाँ, मैं अपनी दोस्त स्वीटी कपी के पास जाती हूँ। मैं चिड़िया से कह देती हूँ कि मेरे अंडे का ध्यान रखे। फिर बिजली कभी अपना अंडा लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी दोस्त स्वीटी कपी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी उससे मिलने जाना है। जब तक मैं आ नहीं जाती, क्या तुम मेरे इस अंडे का ध्यान रखोगी? अरे कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता था चिड़िया, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भी तो 2 अंडे हैं। अच्छा, अब मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं चाहती हूँ। ये कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बिजली के अंडे का भी ध्यान रखूंगी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने तीनों अंडों का ध्यान रख रही थी। चिड़िया के घर के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर बड़े बड़े पके हुए आम लगे हुए थे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इस आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खाने हैं। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर जुगनू कौवा एक पत्थर उठाता है और उस आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन जुगनू कौवे का निशाना छूट जाता है और वो पत्थर सीधा चिड़िया की खिड़की से होता हुआ बिजली कौवे के अंडे पर जाकर लगता है, जिसे अंडा टूट जाता है। चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। अरे, ये जुगनू कौवे ने क्या किया? आम तोड़ने के चक्कर में बिजली कौवे का अंडा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जल्दी से जुगनू कौवे के पास जाती है। अरे जुगनू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से अपना ही अंडा भाई तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वो तो आपको बहुत मारेंगी। जुगनू कौवा तो बहुत डर जाता है, इसलिए वो मानो चिड़िया से कहता है, अरे मानो आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि ये अंडा तो आपसे ही टूटा है। अरे जुगनू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में जो पत्थर फेंका था, उसी से तुम्हारा अंडा भाई टूट गया है। चिड़िया जुगनू से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बिजली कौवी और बादल कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मानो आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मानो आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने अपना अंडा भाई तोड़ा है। अरे जुगनू, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपना अंडा देकर गई थी ताकि तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने मेरा अंडा तो तोड़ दिया। नहीं बिजली और बादल भैया, आपका बेटा जुगनू झूठ बोल रहा है। इसी ने आम तोड़ने के लिए जो पत्थर मारा था, उसी से आपका अंडा टूटा है। नहीं मम्मा, ये मानो आंटी झूठ बोल रही हैं। हाँ जुगनू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बादल जी, चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बिजली, कोई बात नहीं। चिड़िया ने जानबूझकर तो हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा ना। चिड़िया, तुम जरा भी परेशान ना हो। बादल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इसे ही कह रहे हो कि परेशान ना हो। बिजली, तुम चलो अपने घर में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर अपने घर में जाता है। बिजली, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि इस चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो बिजली, चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं। हम भी चिड़िया के वो दोनों अंडे तोड़ देंगे। इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को अपना उपाय बताता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मानो बहन, हम अभी बादल के पास से आ रहे हैं।
बादल ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होंगी और साथ में बहुत बड़ा तूफान भी होगा। हाँ चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताने आए हैं। क्योंकि तुमने तो अपने घर में दो दो अंडे भी दिए हुए हैं और तुम्हारा घर जरा भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें अपने अंडों का भी तो ध्यान रखना है ना। मानो बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने अंडे लेकर साथ वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। हाँ चिड़िया बहन, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। बादल भैया और बिजली बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे बता दिया, वरना तो कल तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो जरा भी नहीं टिक पाता और मेरे अंडे भी पानी में बह जाते। बिजली बहन और बादल भैया, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमारा घर तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। मैं, बादल जी और मेरा बेटा जुगनू, हम सब मेरे मायके चले जाएंगे। भला हम भी इस जंगल में इतने बड़े तूफान में कैसे रह सकते हैं। चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम अपने अंडे लो और चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बिजली, कल पास वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आने वाला है। देखना, कल चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर मानो चिड़िया दूसरे जंगल में एक खाली घोंसला देकर वहीं अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो पहले इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। न जाने सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं। उस जंगल के सभी पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि जंगल में बारिशें और तूफान आने वाला है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बादल कप्पे ने मुझसे झूठ बोला था कि इस जंगल में बारिशें नहीं होती। जरूर उन कप्पों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। चिड़िया ऐसा कहती ही है कि एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैं उन दुष्ट कप्पों को कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन मानो चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं दोबारा उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा, बिजली कप्पी और जुगनू घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। बिजली, अब तक तो चिड़िया के दोनों अंडे टूट गए होंगे। अब तक तो उस चिड़िया को पता चल गया होगा कि हम कौवों से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बादल कप्पे ने इतना कहा ही था कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर नीचे आकर जुगनू कप्पे पर गिर जाता है। जुगनू कप्पा तो बहुत घायल हो जाता है। जुगनू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मानो आंटी के साथ बहुत गलत किया है। आपका अंडा मुझसे ही टूटा था और मैंने मानो आंटी पर इल्जाम लगा दिया। इतना कहते ही जुगनू कप्पा मर जाता है। उन कप्पों को अब समझ में आ गया था कि उन्होंने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। बिजली, हमने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है। दूर किसी जंगल में चील महारानी अपने सैनिक उल्लू के साथ दूसरे जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक एक तीर आकर चील महारानी को लग जाता है और चील महारानी वहीं मर जाती है। चील महारानी, ये तीर आपको कहाँ से लग गया? आप तो मर गई हैं। अब हमारे जंगल का क्या होगा? उल्लू सैनिक बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उल्लू सैनिक जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। जंगल के पक्षियों, आज मैं आप सबको एक बहुत अफसोस की बात बता रहा हूँ। हमारी चील महारानी को आज सफर में एक तीर लग गया है, जिस कारण हमारी चील महारानी मर गई है। अब हमारी जंगल की महारानी तो नहीं रही, लेकिन हमें जंगल का कोई ना कोई महाराज तो ढूंढना ही होगा। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारे जंगल का? चील महारानी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे जंगल को कितने अच्छे से संभाला हुआ था।
हाँ तोते यार, अब क्या कर सकते हैं, होनी को भला कौन टाल सकता है। देखो पक्षियों, आज के 2 दिन बाद हम फिर से यहीं इकट्ठे होंगे और आप सब में से किसी को हम अपना नया महाराज बनाएंगे। जो भी पक्षी इस जंगल का नया महाराज बनना चाहता है वो आगे आ जाए। महारानी चील के मरने का सुनकर बादल कव्वा तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कव्वे का बहुत पुराना सपना था कि वो जंगल का महाराज बने। उल्लू सैनिक के कहने पर बादल कव्वा और बंटी कबूतर आगे बढ़ते हैं। तो फिर तय रहा पक्षियों, आज से 2 दिन बाद हम इस बादल कव्वे या बंटी कबूतर को अपना नया महाराज बनाएंगे। आप सब पक्षियों का जो भी फैसला होगा हम वो मानकर अपने जंगल का राजा उसे ही बनाएंगे। फिर बादल कव्वा अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह वाह, कितने सालों का सपना अब मेरा पूरा होगा। वो महारानी चील तो मर गई है, अब मैं ही इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। अगर सब पक्षियों ने उस कबूतर को महाराज बना दिया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझे ही महाराज बनाएं। बादल कव्वा थोड़ी देर सोचता है। हाँ, अगर मैं सभी पक्षियों को भोजन का लालच दूं तो वो मुझे महाराज जरूर बनाएंगे। जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं, मुझे सभी को भोजन देना होगा, लेकिन इतना सारा भोजन मैं कहाँ से लाऊंगा। हाँ, मानो चिड़िया तो अपनी फसल बेचती है, उसका तो बहुत बड़ा गंदम का खेत है। मैं जाता हूँ चिड़िया के पास और उसी से अनाज खरीदता हूँ। फिर बादल कव्वा मानो चिड़िया के पास जाता है। जंगल का कोई भी पक्षी अब मेरे पास आकर मेरा अनाज नहीं खरीदता। मेरे पास तो बहुत सारी फसल है, अगर कोई पक्षी भी मेरी फसल ना खरीदने आया तो मेरी फसल तो खराब हो जाएगी और मुझे बहुत नुकसान होगा। तभी बादल कव्वा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास अनाज तो होगा? हाँ हाँ बादल भैया, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। आप बताइए आपको कितना चाहिए। चिड़िया, तुम्हारे खेत में जो भी अनाज है वो सारा मुझे दे दो। क्या बादल भैया, आपको सारा अनाज चाहिए? लेकिन आप इतने सारे अनाज का क्या करेंगे? अगर मैंने चिड़िया को बता दिया कि मैं ये सारा अनाज पक्षियों में बांटने वाला हूँ और उसके बदले में पक्षियों से वोट लेने वाला हूँ, तो ये मानो चिड़िया कभी भी मुझे अनाज नहीं देगी। मानो बहन, वो मेरे चाचा जी है ना, उन्हें चाहिए ये सारा अनाज, इसलिए मैं तुमसे लेने आया था। ठीक है बादल भैया, मैं आपको अपना सारा अनाज दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पेड़ पर एक बना हुआ घर देना होगा। इसी बदले में मैं तुम्हें ये सारा अनाज दे दूंगी। अब मैं चिड़िया को एक पेड़ कहाँ से ला कर दूं जिसके ऊपर बना हुआ घर हो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना पेड़ ही चिड़िया को दे देता हूँ। मेरे पेड़ पर तो बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वैसे भी मैं तो अब महाराज बनने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना इस छोटे घर में रहूंगा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपना पेड़ दे दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरे पेड़ पर कितना सुंदर घर है। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और अपना पूरा खेत बादल कव्वे को दे देती है। फिर बादल कव्वा अनाज की टोकरी भरकर पक्षियों के पास जाता है। बुलबुल बहन, ये लो अनाज, ये अनाज तुम्हारा हुआ। और हाँ, तुम इस अनाज के बदले में मुझे जंगल का नया महाराज बनाओगी। परंतु बादल, तुमने तो जंगल में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, हम तुम्हें कैसे महाराज बना दे। देखो बुलबुल, अगर तुम्हें ये अनाज चाहिए तो मुझे वोट देना ही होगा, वरना मैं अपना अनाज लेकर चला जाता हूँ। नहीं नहीं कव्वे, जंगल में तो पहले ही भोजन नहीं मिल रहा, तुम मुझे ये भोजन दे दो, मैं तुम्हें ही वोट दूंगी। फिर बादल कव्वा चीकू तोते के पास जाता है। चीकू तोता भी बादल कव्वे की बातों में आ जाता है और उससे वो अनाज ले लेता है। शाम तक बादल कव्वा पूरे जंगल में अनाज बांट देता है और वो सभी पक्षी बादल कव्वे के साथ हो जाते हैं। हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब पक्षी इतने लालची निकलेंगे। ये सब पक्षी अपने लालच की वजह से मुझे इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस मानो चिड़िया। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे।
और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है। मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है। थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ, अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा पापा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात। अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए, उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे, देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है।
जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कवि और बादल कव्वा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है। हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊं बंटी मामा, मैंने तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और, तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कव्वा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है। वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता।
जैसे आप दोनों की मर्जी। मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कब्बों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो? बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ, हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कभी वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। यार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। शेर क्या, तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है।
अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चलें, वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफी, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म ना होते, लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। शेले तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे। देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है, शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है, बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है, अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है।
कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे, और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थीं। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की। ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है। मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के, अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। पता है, मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कव्वा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है, और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कव्वा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया। अब हम बादल कव्वे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो। लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो। हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कव्वा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कव्वा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कव्वी और बादल कव्वा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कव्वे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा।
बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कव्वे की बात सुनकर बिजली कव्वी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कव्वी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है, और आज ये नीली कव्वी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कव्वी भी छुपके बादल कव्वे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कव्वी को भोजन ला कर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कव्वी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कव्वे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूं। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कव्वी से। खिड़की में बैठी बिजली कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ, अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कव्वी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कव्वी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कव्वी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कौवा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कव्वी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कौवा की जगह बादल कौवा सुनती है। मेरा शक से जाऊंगी। नहीं कव्वी, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं